क्लिनिकल साइकोलॉजी आपका एमएससी का सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि एक क्लिनिकल सेटअप में एक साइकोलॉजिस्ट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। आप साइकोलॉजी में क्या सीखते हैं? आप लोगों को आसानी देना सीखते हैं, आप ट्रीटमेंट करना सीखते हैं, आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, सारा का सारा क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। आप साइकोलॉजी को कैसे यूज़फुल कर सकते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए लोगों की ज़िंदगियों को कैसे आसान कर सकते हैं। आप लोगों की इंटरव्यूज़ करेंगे, लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर आप उसके हिसाब से लोगों को डिफरेंट साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स के थ्रू उनका इलाज करेंगे। अच्छा, अब बात निकली है साइकोथेरेपी की, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब आपको समझना होगा, एक चीज़ होती है काउंसलिंग, एक चीज़ होती है साइकोथेरेपी। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपीज एंड काउंसलिंग? जज किसी में नहीं करना, साइकोलॉजिस्ट कभी भी जज नहीं करता जी। और काउंसलिंग? आमतौर पे उर्दू में कह दिया जाता है काउंसलिंग रहनुमाई करना है, तो रहनुमाई तो दोनों में हो रही है, ठीक है। एक तरफ है जी काउंसलिंग, काउंसलर क्या करता है, और दूसरी तरफ है साइकोथेरेपी, साइकोथेरापिस्ट क्या करता है। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ये डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं आप। एक तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे, जो पेशेंट्स होंगे, उनका जो प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल इशू है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसकी काउंसलिंग करेंगे या आप उसको साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है। माइनर प्रॉब्लम्स, छोटे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग में हम करते क्या है? काउंसलिंग किसी के मसाइल का हल उसी से निकलवाने को कहते हैं। गॉट इट? काउंसलिंग क्या है? किसी के मसाइल का हल उसी से निकलवाने को काउंसलिंग कहते हैं। जबकि साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स क्या होती हैं या साइकोथेरेपी क्या होती है? अ सेट ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। एक सेट ऑफ टेक्निक्स के थ्रू आप किसी का बिहेवियर मॉडिफाई करो तो वो कहते हैं साइकोथेरेपी किया। और इसमें प्रॉब्लम्स की नौयत बड़ी होगी, साइकोलॉजिकल इश्यूज बड़े होंगे। जब कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आए जिसके साइकोलॉजिकल इश्यूज बड़े हों, ठीक है, तो आप साइकोथेरेपी करते हैं। साइकोथेरेपीज कितनी सारी हैं, कुछ आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकोथेरेपिस्ट किसी एक साइकोथेरेपी पे पूरी तरह रिलाय नहीं करता, बल्कि वो डिफरेंट साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स को मर्ज करके इस्टेब्लिश करता है। गॉट इट? फॉर एग्जांपल एडलेरियन साइकोथेरेपी है, गेस्ट्रोल्ट थेरेपी है, ठीक है, सीबीटी है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी है, पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी है। सब की कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए सोल्व करना। फॉर एग्जांपल सिगमंड फ्राइड का जो तरीका है साइको एनालिसिस का, वो माजी के वाकयात को खंगालेगा, माजी को सुनेगा, जिससे वो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेगा। साइको एनालिसिस असल में होता क्या है? साइको एनालिसिस का मतलब ही ये है कि किसी का अनकॉन्शियस उसके कॉन्शियस में लेके आना। गॉट इट? क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ये समझ आया आपको? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। क्लिनिकल साइकोलॉजी से क्या मुराद है? ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ अफराद की असेसमेंट करते हैं, उनको जांचते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी तशखीस करते हैं कि उनको कौन सा मेंटल डिसऑर्डर लाहिक है और या उनमें कौन सी बिहेवियरल किरदारी मसाइल का सामना है उनको। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजिकल स्पेशलिटी दैट प्रोवाइड्स कंटिन्यूइंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ केयर फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, कंसल्टेशन टू एजेंसीज एंड कम्युनिटीज।
सॉरी फॉर दैट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के तहत अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? लोगों के मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल पैटर्न्स, बिहेवियर्स को ना सिर्फ चेक किया जाता है बल्कि उनमें जो फ्लाज रह जाते हैं, उनमें जो कमियां होती हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए इंटरवेंशंस यानी कि इलाज किया जाता है। अक्सर आप पानी का गिलास ले आए। अगर आप सिलेबस में आउटलाइन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको साइकोलॉजिकल नेचर इसकी चाहिए होगी, नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट होगी। पहला क्या है? साइंटिफिक नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट है। जी, इसे कंटिन्यू करते हैं तो जहाँ से छोड़ा आपने। साइकोलॉजिस्ट कौन होगा? जो क्लिनिकल साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, एक क्लिनिक में या किसी एजेंसी में या कम्युनिटी में, ठीक है, अपनी सुपरविजन में वो रिसर्च करेगा, वो लोगों को हेल्प करेगा। इसमें डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर आप बुलेट पॉइंट बनाना चाहें तो पहला बुलेट पॉइंट होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी, कि किसी भी फ़र्द के जहनी मसाइल कैसे पैदा होते हैं, एंड डायग्नोस्टिक इंटरवेंशंस, कंसिडरेशंस, और तशख़ीस कैसे की जाती है, नफ्सियाती अमराज की तशख़ीस कैसे की जाती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज अक्रॉस द लाइफ स्पैन बेस्ड ऑन अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी। किसी भी फ़र्द के जहनी जो मसाइल हैं उनको समझा जाता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक कोई भी शख्स ज़िंदा रहता है तो उसे किस उम्र में किन नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, सब का सब क्लिनिकल साइकोलॉजी के दायरा कार में आएगा। उसके बाद असेसमेंट आएगी। इसमें हम किसी भी शख्स को असेस करेंगे। जज़ाकल्लाह, ये बंद कर दो दरवाज़ा। असेसमेंट में क्या आएगा? एबिलिटी टू सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी, एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड सिंथेसाइज पर्सनालिटी टेस्ट डाटा विद एडिशनल मटेरियल असेसमेंट मेजर्स। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम असेसमेंट करेंगे। आपको पता है, आपने क्लिनिकल रिपोर्ट्स बनाई भी हैं, आपने देखा उसमें असेसमेंट के कितने मेथड होते हैं। इंटरव्यू है एक मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, उसमें आप डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट लगाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लगाते हैं, जिससे आपको किसी भी फ़र्द की एक पूरी पिक्चर सामने आती है कि इसके जहन का अक्स क्या है, इसे एक्चुअली मसाइल कौन से हैं। गॉट इट? फिर इसमें कंसल्टेशन आ जाती है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट होगा कंसल्टेशन, एबिलिटी टू कंसल्ट विद अदर health and behavioral health care professionals and organizations regarding severe psychopathology, suicide and violence। लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी एक कंसल्टेंट की तरह काम करता है, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ मिल के काम करता है और दूसरे लोगों के मसाइल को सॉल्व करता है, जैसे कि कोई वायलेट कर रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है। उसके बाद है रिसर्च बेस। ये एक रिसर्च बेस को फ्राहम करता है। क्लिनिकल एरिया में रिसर्च चलती रहती, होती रहती, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़, कुछ नई टेक्निक्स मुतारफ़ होती रहती हैं। ठीक है, अपने क्लाइंट्स को डील करने के लिए कुछ नए, जैसे मसाइल भी नए आते हैं ना, बीमारियां भी नई आती, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नित्य नई बीमारियां सामने आती। इसी तरह से उनके इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए साइंस भी तरक्की करती है। रिसर्च बेस engagement with specific research and
critical review of science, knowledge and methods pertaining to those areas identified as distinct to clinical psychology। ठीक है, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में रहते हुए नित नए तरीके सीखने होते हैं जो किसी भी फ़र्द के लिए हेल्पफुल हों, किसी भी फ़र्द को ज़हनी मसाइल से निकालने के लिए हेल्पफुल हों। ये नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट की बात करेंगे इसके बाद। अब ये एक डेफिनेशन होगी आपके पास, अगर आप सिलेबस को देखें तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक है नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, एक है साइंटिफिक नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये दोनों ही टॉपिक इसमें कवर होंगे। मैं दो टॉपिक बोल रहा हूँ, एक साइंटिफिक नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट और एक नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट या नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये दो आपके सिलेबस के जो बुलेट हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। The clinical assessment usually entails both asking questions and making direct observations whereby the clinician gets information about the nature, duration and severity of the client's problem। अब ये जो हम करने जा रहे हैं ये क्या है? नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट। जब हम किसी को असेस करेंगे तो कैसे असेस करेंगे? आप अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? उसके बारे में सारा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट या साइंटिफिक नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। गॉट इट? किसी भी फर्द की क्लिनिकल असेसमेंट या उसकी ज़हनी जांच करने के दौरान ना सिर्फ उससे सवालात पूछे जाते हैं बल्कि उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि आप उसको उसका मुशाहदा करेंगे कि वो कैसा है। हम इसे मेंटल स्टेटस एग्ज़ाम भी कहते हैं। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है सबसे पहले हम ओवरऑल जायज़ा लेते हैं कि ये अपनी ज़हनी कैफियत में से किस कैफियत में है। क्या इसे मेरी बातें सुनाई देंगी? क्या ये मुझे समझेगा? इससे बात करना ज़ाया तो नहीं जाएगा। वेयर बाय द क्लिनिशियन गेट्स इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू के ज़रिए और मुशाहदा के ज़रिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मालूमात हासिल करेगा। गॉट इट? फिर देखेगा कि इसका जो ज़हनी मसला है, जिस मसाइल को लेकर वो क्लिनिक में आया है उसका शिद्दत कितनी है, सिवियरिटी लेवल क्या है उसका, ड्यूरेशन क्या है, कब से है उसे ज़हनी मसला। गॉट इट? क्या आपको समझ आया? मैं इसे फिर शॉर्ट करके बता देता हूँ कि सबसे पहले हम साइंटिफिक नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी क्लाइंट को असेस करते हैं तो हम उससे ना सिर्फ क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं, सवालात पूछते हैं, बल्कि उसे बराह रास्त मुशाहदा के तरीके से भी परखते हैं। तो हमें क्लियर कट पिक्चर सामने आती है कि हमारा जो क्लाइंट है उसे जो ज़हनी मसला है वो कब से है और कितना शदीद है। गॉट इट? उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट की हेडिंग होगी, इसमें प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल असेसमेंट प्रोसीजर इन विच ए क्लिनिशियन यूजेस साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिर बाद में एक माहिर नफ्सियात या एक साइकोथेरापिस्ट मुख्तलिफ ज़हनी आजमाइशें साइकोलॉजिकल टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद मुशाहदा को आगे बढ़ाएगा, इंटरव्यू करेगा क्लिनिकल टू डेवलप अ समरी ऑफ द क्लाइंट्स सिम्टम्स। अपने क्लाइंट की अलामात देखेगा, सुनेगा उससे कि तुम्हें कौन सी अलामात आ रही हैं। वो बताएगा ना उसे कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडिंग देयर नेचर एंड एक्सटेंट। उसकी अलामात की नेचर क्या है और उसकी अलामात की हद क्या है, कितनी शदीद अलामात है। उसके बाद है असेसमेंट पेव्स द वे फॉर डायग्नोसिस। ये जो आप असेसमेंट कर रहे हैं अपने क्लिनिक में अपने क्लाइंट की, ये एक रास्ता देगी आपको कि आप अपने क्लाइंट की तशखीस करेंगे। गॉट इट? जांचने का ये अमल
किसी भी मरीज की तशखीस का सबब बनेगा। असेसमेंट कैन बी कॉम्पिटेंटली कंप्लीटेड इन 1 आवर। ये असेसमेंट 1 घंटे में बड़ी महारत के साथ पूरी की जाती है। बट समटाइम्स दिस इज़ नॉट ऑलवेज डन। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप 1 घंटे में पूरी तरह से किसी भी पर्सन को असेस नहीं कर पाते। द क्लाइंट में नॉट बी कोऑपरेटिव। ऐसा भी होता है कि आपका जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो आपसे ताउन नहीं करता। आप कुछ पूछते हैं वो आपको सही से बताता नहीं है। मे बी ओवरकम विद शॉक, या फिर उसे कोई गहरा सदमा लगा है, वो उस सदमे से बाहर ही नहीं निकला। ग्रीफ और ट्रोमा, ठीक है, वो गहरे गम में है, वो आपसे क्या डिस्कस करें। और प्रेजेंट विद सो मैनी प्रॉब्लम्स, या फिर वो आया है कितने सारे मसाइल को लेके। दैट इट्स हार्ड फॉर द क्लिनिशियन टू कलेक्ट ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन विद इन द आवर। ये किसी भी माहिर नफ्सियात के लिए कठिन मरहला है, मुश्किल है कि वो 1 घंटे में सारी मालूमात ले सके। गॉट इट। उसके बाद हेडिंग होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मसले को पता लगवाना ना, मसला है क्या उसका, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। आपने असेसमेंट टूल्स इस्तेमाल किए अपने पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के मरहले से गुजरेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अलामात किस मर्ज की हो सकती हैं, किस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ये सिम्टम्स हो सकती हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। इसमें आप क्वेश्चंस करेंगे कि असल में जो हालिया मसला है जिसको लेके क्लाइंट आया है वो है क्या। व्हाट इज़ द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। गॉट इट। उसके बाद व्हाट ब्रिंग्स यू हैव टुडे, यू हेयर टुडे, ठीक है, कौन सी चीज़ आपको यहाँ खींच के लाई है, आप किस सबब से हमारे क्लिनिक में आए हैं, कौन सा मसला आपको नफ्सियाती मसला यहाँ लेके आया है। ठीक है। उसके बाद हाउ लॉन्ग हैज़ दिस बीन अ प्रॉब्लम। आपको ये मसला कब से है, कितना अरसा हो गया है आप इस मसले से दो चार हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें होंगी जो आप अपने क्लाइंट से असेसमेंट से पहले करेंगे। कहीं से समझ ना आए तो पूछ लें। बीन अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आप गोल सेट करेंगे। ये क्वेश्चनिंग आपको डाटा फराहम करेगी अपने क्लाइंट का। उसके बाद आप गोल सेट करेंगे। हेडिंग होगी गोल्स की। व्हाट इज योर गोल इन कमिंग टू काउंसलिंग और थेरेपी। हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि तुम्हारा क्या गोल है, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम साइकोथेरेपी करवाने आए हो, काउंसलिंग, तुम मेरे से क्या चाहते हो। ठीक है। उसके बाद होगा व्हाट वुड यू लाइक टू गेट आउट ऑफ दिस अपॉइंटमेंट टाइम। तुम यहाँ से क्या लेके जाओगे। ठीक है, आप समरी करके पूछेंगे उससे बाद में, तुम क्या हासिल करना चाहते हो, तुमने अपॉइंटमेंट ली, वक्त लिया, तुम क्या हासिल करना चाहते हो, असल में तुम क्या हासिल करना चाहते हो कि तुम मेरे पास आए हो, तुमने मसला शेयर किया, तुम क्या उम्मीदें लेके आए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू सी हैपन। तुम क्या चेंजेस अपने अंदर लाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि तुम में क्या बदल जाए। वो अपने एक एक मसले को बयान करने के बाद आपको बताएगा कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा ज़िंदगी गुजारूँ, ऐसा ना हो, मेरे साथ ये मसला है, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा करता हूँ, मेरे साथ ये भी एक मसला है।
वो सारे मसले सुने आपने, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन पूछी कि वो हमसे क्या तवक्को वाबस्ता किए हुए हैं, वो क्या तवक्कुआत लेके आया हमारे पास, फिर आपने उस पर काम करना उन मसाइल पे। उसके बाद आपने सिम्टम्स सुननी उसे, गोल्स के बाद क्या होगा, सिम्टम्स, अलामात, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसकी अलामात पता चलेंगी तो ही डायग्नोज होगा, तो ही तशखीस होगी। बिना सिम्टम्स के तशखीस आप कैसे कर सकते हैं? हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी रिसेंट चेंजेस इन ईटिंग, क्या तुमने कोई हालिया तब्दीली पाई है अपने अंदर खाने पीने में, स्लीपिंग, सोने में, मूड और कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है, अपने मिजाज में कोई तब्दीली पाई है या तवज्जो फोकस करने में, ठीक है, तवज्जो मबजूल करने में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रही, हालिया। हैव यू गेन्ड और लॉस्ट एनी वेट रिसेंटली, क्या तुमने पहले से वज़न पुट अप किया है या पहले से वज़न कम हुआ है? वज़न तो नहीं ज़्यादा हुआ हालिया दिनों में। अदर क्लिनिकल असेसमेंट क्वेश्चंस, ये तो वो क्वेश्चंस थे जो बेसिक होते हैं। अब कुछ और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं उसकी अलामात के रिगार्डिंग, उसके सिम्टम्स के रिगार्डिंग, आप उससे डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। गॉट इट? वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशन, क्या आप पहले भी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं? डू यू सी और हियर थिंग्स अदर्स माइट नॉट, क्या तुमने कभी कोई ऐसी चीज़ें या आवाज़ें सुनी हैं जो दूसरे नहीं देख पाते या सुन सकते? गॉट इट? ये किस मर्ज की तरफ लेके जाएगा? बानो, शहर बानो, आप बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये पूछेंगे अपने क्लाइंट से, क्या क्या तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं? तो एक्चुअली वो उसका जवाब देगा। अगर वो कहे हाँ मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी दूसरे को नहीं सुनती, तो आप उसे क्या पहुंचे हुए बुजुर्ग समझेंगे या उसे कौन सा मर्ज लायक होने के चांसेस हैं? किस मर्ज की तरफ वो जा रहा है? हेलुसिनेशंस है ना उसके सिम्टम, हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं। गॉट इट? हेलुसिनेशंस क्या है? व्हेन वी परसीव थिंग्स व्हेन इट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट, कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है सिरे से और आपको दिखाई दे, आपको सुनाई दे, आपको उसका जायका आए। गॉट इट? और इल्यूजन क्या होता है? व्हेन वी रॉन्गली परसीव थिंग्स व्हेन इट इज एक्चुअली प्रेजेंट, चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन आपकी परसेप्शन, आपका देखना सुनना गलत हो रहा है। रस्सी को सांप समझ रहे हैं आप, ठीक है, साये को आपने जिन समझा, आपका अपना ही साया था। उसके बाद है हैव यू एवर बीन इन थेरेपी बिफोर, क्या आपने पहले कभी इलाज लिया है, नफ्सियाती इलाज लिया है? उसके बाद फिर 4 ऐसे एरियाज का तज़किरा करेंगे हम जो असेसमेंट में ज़रूरी समझे जाते हैं। 4 जनरल एरियाज इन असेसमेंट। फोर जनरल एरियाज इन असेसमेंट। असेस द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, सबसे पहले हम उसकी जो मसाइल लेके आया उसकी जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? जिन मसाइल के साथ क्लाइंट हमारे पास आया है उसकी जांच करेंगे, क्या मुशाहदा करेंगे, क्या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे कि क्या इसमें यह मसला है, अगर है तो कितनी शिद्दत है, उसकी कोई वजह, कोई मेडिकेशन का असर तो नहीं है, डिफरेंट दवाइयों का भी तो असरात होते हैं। फिर उसकी सोशल हिस्ट्री लेंगे। ए में क्या है? ए में क्या पूछा है हमने? उसके जो मौजूदा मसाइल हैं उनके बारे में मालूमात लेंगे, उस असेस करेंगे ना, असेसमेंट करेंगे किस बारे में? मौजूदा मसाइल। बी में क्या करेंगे? सोशल हिस्ट्री, कहाँ रहता था, कैसे दोस्त थे, हस्बैंड था कि नहीं था, वाइफ थी, है, दोस्तियाँ कैसी हैं, सोशल सर्कल। सी में क्या होगा? नंबर 3 पर्सनालिटी फैक्टर्स, उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों को परखेंगे। क्या इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी तो नहीं है कि ये नेगेटिवली चीज़ों को देखता है? ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है पर्सनालिटी फैक्टर। ये तो असेसमेंट में बहुत बुनियादी हैसियत रखता है। आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि ये जो हमारे क्लिनिक में आया है पर्सन, इसकी पर्सनालिटी ऐसी ऐसी है।
ठीक है, जब आप साइकोलॉजी को सीख लेंगे अच्छे से, आपको एक्सरे करने की आदत हो जाएगी, आपको फ़ौरन ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये बंदा ऐसा ऐसा ज़रूर ऐसा ऐसा हुआ होगा जिसके बायस ये ऐसा हुआ। आप बहुत ही अच्छे अंदाज से किसी की भी रहनुमाई कर सकेंगे। गॉट इट। फोर्थ वन होगा सोशल कॉन्टेक्स्ट। उसका उठना बैठना कहाँ पे, ठीक है, किस तरह के माहौल में वो रह रहा है। टाइम का पता रखिएगा, मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद होगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट। कौन से ऐसे अनासर होंगे, फैक्टर्स होंगे जो हमारी असेसमेंट को मुतासर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट की अपनी पर्सनैलिटी में फ्लॉज हैं, कमियां हैं, वो क्या असेसमेंट करेगा किसी दूसरे की? ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोफेशनल ओरिएंटेशन, जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है उसकी क्या चाहते हैं, क्या उसकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है। फॉर एग्जाम्पल उसका जो क्लाइंट है वो उसने अंगूठियाँ पहनी हुई और साइकोलॉजिस्ट को अंगूठियाँ पसंद नहीं हैं, तो वो तो कह देगा तो ये तो ज़हनी व्यवहार है, अंगूठियाँ पहनी हुई इसने। तो साइकोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, क्या प्रोफेशनल बैलेंस पर्सनालिटी का हामिल है, वो पर्सनल चीज़ों पे तो नहीं जा रहा, वो पंजाबी में कहते हैं टेवे तो नहीं लगा रहा, तुक्के तो नहीं लगा रहा कि अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, इसका लिबास बता रहा है कि ये ऐसा 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 तो नहीं कर रहा। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है ना, उसका उठना बैठना भी देखना है, लेकिन एक बैलेंस्ड ओरिएंटेशन होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद ट्रस्ट एंड रैपो बिटवीन द क्लिनिशियन एंड क्लाइंट। फिर ये होगा कि जो क्लिनिशियन है, जो माहिर नफ्सियात है, उसका और क्लाइंट का रिलेशन कैसा बना, प्रोफेशनल रिलेशन है भी या नहीं। ठीक है, रैपो साख बनी या नहीं बनी, अगर नहीं बनी तो वो इलाज नहीं कर सकेगा, क्लाइंट उसके पास जाना पसंद ही नहीं करेगा अगर रैपो बिल्डिंग नहीं है। तो मैं आपको आगे जाके क्लिनिकल साइकोलॉजी में रैपो बिल्डिंग की टेक्निक सिखाऊंगा कि आप अपने क्लाइंट के साथ रैपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वेट क्या करना, अभी कुछ टेक्निक्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने क्लिनिक में बैठे हुए, क्लाइंट आता है, जो क्लाइंट आया उसने धोती कुर्ता पहना हुआ और आप 3 पीस में मलबूस हैं, तो रैपो बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ आपके मार्बल की चमक ही क्लाइंट को परेशान कर रही है कि मैं कहाँ आ गया, वो अपने आप को कमतर महसूस कर रहा है आपके ऑफिस में, तो रैपो बिल्डिंग नहीं हो सकेगी। आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, वो पंजाबी बोल रहा, रैपो बिल्डिंग नहीं हो सकती। आपको अपने क्लाइंट के रंग में रंगना होगा। आप अपने, ठीक है, कोट शोट उतार लें, डीली कर लें टाई, रिलैक्स होके बैठ जाए। ठीक, कोशिश करें पुट योर क्लाइंट इनटू ईज, अपने क्लाइंट को आसानी दें जितनी आप दे सकते हैं, उसके साथ उसकी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें, उसे आसानी दें, उसे ये तासुर ना जाए कि मेरी तो इंग्लिश ही नहीं अच्छी, मेरी तो उर्दू भी नहीं अच्छी, और आप अपना बरकरार रखें डेकोरम और कोशिश करें कि जाता तो जाए। ऐसा नहीं होगा। आप किसी के मसाइल को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक आप सुन नहीं सकते, और आप तब तक सुन नहीं सकते जब तक आप अपने क्लाइंट को आसानी नहीं दे सकते। ठीक है, ये होगा प्रोफेशनल रिलेशन। क्लाइंट आप पे एतमाद करना चाहेगा इन चीज़ों से। ठीक है, और अगर आप उसे एतमाद ना दिला सको, रैपो बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, वो अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस करेगा। ठीक है, एक क्लाइंट अपने साइकोलॉजिस्ट को जज कर रहा होता, जबकि एक साइकोलॉजिस्ट कभी भी अपने क्लाइंट को जज नहीं करता, असेस करता है। गॉट इट? आप जज थोड़ी हैं, आप तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होंगे ना। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना। चेक सिम्टम्स, उसके बाद आ जाएगा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ये हमने पढ़ा ना, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी
द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। आपका क्लाइंट आया है, आपने उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है। आप सुन लीजिएगा ना, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या हो सकता है इसमें? चेक सिम्टम्स ऑफ द बॉडी टू रूल आउट बिहेवियरल सिम्टम्स। उसके जो किरदारी अलामात हैं वो तो आप उसको देख के परख सकते हैं ना। उसे बुखार है, उसकी आंखें लाल हैं, ठीक है, उसका मुआयना तो कर सकते हैं ना आप। दैट क्लोजली मिमिक दोज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसे हार्मोनल प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग इशू है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एक जिस्मानी मुआयना उसका करना है। नेक्स्ट हेडिंग होगी द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। न्यूरो जहां है उसका क्या मतलब होता है? कार्डिक और न्यूरो में क्या फर्क है? कार्डियोलॉजी हार्ट के रिलेटेड, न्यूरोलॉजी दिमाग के, जहन के रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जाम लेना है। आपने सीधा ही नहीं उसे कहना कि ये हमारा पेशेंट है, आपने उसकी रिपोर्ट्स देखनी है, ठीक है, कि इसकी ईईजी हो चुकी है, इसका स्कैन हो चुका है दिमाग, क्या इसे कोई चोट तो नहीं लगी हुई, इसके किसी दिमाग के किसी हिस्से में कोई खलल तो नहीं है, क्या मसला नफ्सियाती है या जिस्मानी है, दिमागी है। दिमाग और जहन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, बताएं मुझे। अक्सा और शाजिया, शहरबानो, बताएं इनमें से कोई। हमारे जहनी अमाल क्या होंगे? दिमाग तो ये है ना जो टेंजिबल है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। ये जो आप खोपड़ी लिए फिर रहे हैं, इसके अंदर जो भरा हुआ है, मैं बूस कहने लगा था, वो है दिमाग। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो आपके जहनी अमाल है, जो आपकी सोचें हैं, ख्यालात हैं, तफक्कुर है, जज्बात हैं, वो सारे के सारे जहन है, माइंड है, ठीक है। तो माइंड हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो आपके माइंड को ताकत दें। खा पी के ब्रेन तो आपका सॉलिड है, ठीक है। जहन के लिए हम क्या करते हैं? हम जहन को क्या देते हैं? अगर ओवरऑल आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, अपने माशरे का अगर जायज़ा लें ओवरऑल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जहन के लिए कुछ भी नहीं हम करते। हमारा माशरा जहन साजी के लिए कुछ नहीं करता। जिस्म पे तो बहुत खर्चा हो रहा होता है, जिस्म के लिए बहुत प्रोटोकॉल होता है, लिबास होते हैं, खाने होते हैं। जहन के लिए कुछ भी नहीं करते। टेंशन फिर खुद ही बनेगी, ठीक है। जहन को कैसे हेल्दी रखना है, एक इंसान कैसे हेल्दी रह सकता है, इसके लिए उसे कुछ सिखाना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में क्या आएगा? पहला टेस्ट आएगा ईईजी। ये टेस्ट बता देंगे कि क्या दिमागी मसला है। अगर दिमागी मसला है तो हम रेफर कर देंगे उसे ट्रीटमेंट के लिए। ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इससे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा होगा। ये आपके साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। ये सारी चीज़ें आएंगी डिटेल से, पेपर में बड़ा आता है ये क्वेश्चन। उसके बाद होगा एनाटॉमिकल ब्रेन स्कैन। एनाटॉमिकल ब्रेन स्कैन। अब आप प्योर उर्दू की बजाय साथ में थोड़ा इंग्लिश का भी इस्तेमाल कीजिएगा। गॉट इट? इसमें CAT स्कैन होगा, एक्सरे वगैरह होगा इसमें। टाइम क्या हुआ? इसके बाद आएगा पेट स्कैन, PET स्कैन। ये सारी स्कैनिंग दिमाग के टेस्ट हैं।
प्रोवाइड्स अ मेटाबॉलिक पोर्ट्रेट। ये एक पूरी पिक्चर आपको बताएगा कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक है या नहीं। अब मेटाबॉलिज्म भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बाद में सिलेबस का हिस्सा है आपके, ठीक है। आपके निज़ाम में हमले तबखीर, तोड़ फोड़ का निज़ाम, जोड़ तोड़ का निज़ाम, क्या वो ठीक है? उसका कोई मसला तो नहीं है? ये इसमें देखेंगे हम। उसके बाद है फंक्शनल MRI। इसके बाद एक बुलेट पॉइंट है फंक्शनल MRI। ये क्या होता है, किस लिए होता है? मेजर चेंजेस इन दी लोकल ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ये आपके दिमाग की ऑक्सीजन की मकदार देखेगा। हाइपोक्सिया तो नहीं हो गया, क्या ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही? कुछ वेन्स, कुछ आर्टरीज ब्रेन की जो बारीक रगें हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मकदार कम हो गई हो, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हों, ग़िज़ा ना मिल रही हो दिमाग को। गॉट इट? दैट्स इट।